अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा बहरान इस वक्त नजर आ रहा है। मईशत का बहरान तो था ही, अब आईनी बहरान है। आइन को बचाना है, इसकी वजह से कानून पे अमल दरामद कराना है, और अपोजिशन के जो वकला हैं या हुकूमत के जो वकला हैं उनको सुनना नहीं है, सुनाना है। ये है जी इस वक्त माहौल। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 रुकनी मेंबर बेंच ने आज समाअत की है। फैसला महफूज हो गया है। आज दलाइल देने का मौका नहीं दिया गया वकला को जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उनको कहा गया लिख के दे दिया जाए उनको, और वो उसमें एडजस्ट कर लेंगे और उनके जो पॉइंट्स हैं वो कंसिडर हो जाएंगे। अब ये मामला क्या है, किस तरह से नजर आ रहा है, एक बायस है, और ऑफ कोर्स हुकूमत ने भी अपनी जो है वो कमर कस ली है। जस्टिस काजी फायज ईसा, अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो रजिस्ट्रार को जो उन्होंने फैसला दिया था 3 मेंबर बेंच का, उसको अमल दरामद ना कराने पर जब रजिस्ट्रार को कहा, और अब काबीना की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि रजिस्ट्रार साहब को वापस बुला लिया जाएगा। अब मतलब कौन जो कर सकता है, जिसके पास जो पावर है वो उसको एक्सरसाइज कर रहा है। आज शहबाज शरीफ साहब ने, चूंकि ये बात हो चुकी है कोर्ट में, और चीफ जस्टिस जो है मोहतरम, उनके रिमार्क्स थे कि जो कल तक जेल में थे वो हमें फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर सुना रहे हैं, तो आज उसका जवाब उन्होंने दिया। हालांकि वजाहत आ गई है, लेकिन चले आप सुन लीजिए शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं। और आपके तवज्जुह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस को पूछना चाहता हूं कि मेरे बारे में या दूसरों के बारे में तो आपने फरमा दिया कि ये आज असेंबलियों में तकरीरें करते हैं, इन्होंने जेलें काटी हैं। क्या हमारे खिलाफ जो बेबुनियाद केसेस बनाए गए थे, क्या हम जमानत की हद तक सुरखरू होके आए हैं, कि या फिर हम खुदा न खास्ता हम बेइज्जत होके आए हैं? लेकिन मैं चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्जामात की हद तक बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मईशत की जो डगर है उस पर चलने के लिए पाकिस्तान ने भी कमर कस ली है। आपको पता होगा कि चीन के साथ आज ट्रेड बाकायदा तौर पर खुल गई है, और साथ ही साथ आखिरी अशरा नवाज शरीफ साहब ऑन इन्विटेशन जा रहे हैं, और रमज़ान का जो आखिरी अशरा है वो मनाएंगे वहाँ पर मक्का और मदीना में, और उनको ये स्पेशल इन्विटेशन आया है फ्रॉम द सऊदी किंग। और मरियम नवाज साहब भी वहाँ जाएंगी, और हो सकता है जो मुआहदा IMF मांग रही है रिटर्न, वो इसके बाद आ सके। तो मेरा ख्याल है इकोनॉमी को भी ये आड़े हाथों लेने को तैयार हो गए हैं, और इस वक्त हमारी जो हुकूमत है उसको याद आ गया कि पार्लियामेंट क्या होती है। पहले अदम एतमाद के लिए यहाँ पर एक इस तरह से अटेंडेंस थी, फुल अटेंडेंस, और आज नजर आई। तो जब इदारों से टाकरा होना होता है या कुछ वाकई हतमी तौर पर करना होता है, तो हमारी पार्लियामेंट भी फाल हो जाती है। ये बात तो बसद एहतराम कहनी पड़ेगी। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी कोई बात नहीं, अगर ये आप कोर्ट का फैसला आ जाएगा, अगर ये नहीं मानते या बॉयकॉट करते हैं तो कोई बात नहीं, हम अमल दरामद करा लेंगे। मतलब फवाद चौधरी साहब और PTI कैसे अमल दरामद कराएगा एक कोर्ट ऑर्डर का, जब हुकूमत खुद नहीं मानेगी? कोई जत्थे लाएंगे, क्या करेंगे? ऑफ कोर्स दैट नीड्स टू बी सीन। लेकिन हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी 2 लीगल एक्सपर्ट्स हैं। जहांगीर जैतून साहब हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से, और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं शुएब शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू दोनों, आपने ज्वाइन किया। सर, मामलात तो सुलझने गए थे, मजीद उलझ गए हैं। एक बायस नजर आ रही है। पहले हमने देखा कि इरफान कादिर साहब के साथ जो चीफ जस्टिस की थोड़े से सख्त रवैया नजर आया, फिर इरफान कादिर साहब वाज आल्सो लिटिल एडमेंट। फिर हमने देखा कि आज वकला के जो दलाइल थे वो भी नहीं सुने गए, और नजर तो यही आ रहा है कि अब उन्होंने फैसला तो कर लिया है, ही इज मेड अप हिज माइंड, और ये कोई गेस नहीं है कि कल क्या होगा। जदून साहब, ये बायस है या आइन पे अमल दरामद है? और अगर आइन पर अमल दरामद है तो फिर बार बार ये क्यों जा रहा है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि आप साथ बैठकर बात कर लें? तो अगर आइन है और इतना साफ है तो बात किस पे करें? आपने जो आखिरी बात की, मैं इसको जरा आगे मजीद बढ़ा देता हूँ। लीगल, अब देखें ना, आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी दोनों पार्टियां जाएं और बैठ के बात करें। अगर बात पॉलिटिकल है और आप पॉलिटिकल थिकेट में जाना चाहते हैं तो आपने पिटीशन क्यों एंटरटेन की? आप कहते हैं जी जाएं, आप फैसला करें। अगर देखें ना, फंडामेंटल राइट्स का इशू है, लोगों का इशू है, तो वाई द चीफ जस्टिस डिसाइडिंग दैट इशू? और पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की वारस है। पॉलिटिकल पार्टी देखें ना, अगर वो खुद फैसला कर लेती हैं तो इट मींस कि इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चंस। तो पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो फिर पार्लियामेंट में आ लो, वो नहीं करते तो ना करें, फिर डायलॉग के जरिए आ लो। अब सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करना। अब वो अगर वो चीफ जस्टिस साहब, दोनों पार्टियां कहती हैं कि हम इलेक्शन जो है वो 2 साल के बाद कराएंगे, तो फिर चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे? उनकी बात मान लेंगे? फिर 90 दिन का पीरियड कहाँ जाएगा? ये तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि पहले जब शुरू हुआ केस
तो एक जज साहब ने कहा जी आप दोनों पार्टियां जाके बातचीत कर लें, 2 महीने के आगे कर लें, 2 महीने पीछे कर लें। इट मीन्स कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो 90 डेज वाला आप सारे ये लॉग रखते हैं पीटीआई वाले और बाकी भी जो उनके साइड पे लीगल टीम है, बस जी कॉन्स्टिट्यूशन जो तबाह हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है 90 डेज। भाई 90 डेज अब कोर्ट आज भी आपको कह रहे हैं जी बाहर मसला हल करके आए तो हम इसका कुछ देख सकते हैं। इसका मतलब है 90 डेज वाली लिमिट तो कोर्ट हर सूरत में क्रॉस करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है अगर अदालत जो है वो कहती है हम जो करें तो वो बेशक आइन में ना भी लिखा हो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं तो कहता हूँ अगर पॉलिटिकल क्वेश्चन था, पॉलिटिकल पार्टियों ने इन्वॉल्वमेंट से ये हल होना था, तो फिर 184(3) की पिटीशन उन 4 जजों ने बिल्कुल सही कहा है कि इंटरटेनेबल नहीं थी, ये केस बिल्कुल डिसमिस होना चाहिए था। और आइंदा के लिए जिस तरह आतर मिल्ला साहब ने ये शहीन साहब रिकॉर्ड है कि बेशुमार उन्होंने मतलब फैसले दिए हैं, कोई पीटीआई के फेवर में, कोई पीएमएलएन के फेवर में, लेकिन जो भी इस तरह का पॉलिटिकली क्वेश्चन आता था वो कहते जी स्पीकर की पावर में यूज़ नहीं कर सकता, आप जाएं पार्लियामेंट में बैठें। अगर प्रेसिडेंशियल ने ऑर्डिनेंस निकाला है तो फिर भी उन्होंने कहा जी आप पार्लियामेंट में जाएं, प्रेसिडेंट को कन्विंस करें कि वो पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है, तो वो क्यों ऑर्डिनेंस निकालते हैं। तो अब उन्हीं बेसिस पे 4 जजों ने फैसला दिया कि जी ये पिटीशन जो है एंटरटेनेबल नहीं है लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली भी। और इसका सबूत आज सुप्रीम कोर्ट खुद दे रही है कि ये एक पॉलिटिकली क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टियां आपस में मिल के बैठ करें तो इसका मतलब है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है, वो एक डेट ही देनी है ना, वो कहें जी ठीक है हम अक्टूबर में रेडी हैं दोनों जी। ओके, लेट मी गो टू शाहीन साहब। शाहीन साहब, एक फ्लिप साइड पे आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि नजरिया जरूरत दोबारा इस्तेमाल होने जा रहा है, नजरिया जरूरत की सियासत होगी, नजरिया जरूरत पहले फैसले आएंगे। मौलाना तमीजुद्दीन के हवाले से आज भी बात हुई है कोर्ट में, जस्टिस मुनीर कौन बनेगा, कौन मौलाना बनेगा, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकीला, ठीक है, और जो बाकी लोगों को भी अगर कोई उनका भी स्टेक है तो उनको भी सुन लेना, कोई इसमें मायूब बात नहीं थी। तो आप अगर 1 मिनट इम्पार्शली सोचें, इस केस से जाहिर आपका एक ताल्लुक है गहरा, तो वो अगर आप उसको हटा के सोचें तो क्या चीफ जस्टिस साहब का रवैया कुछ ज्यादा मतलब आपको लगता है सख्त है कम से कम हुकूमत के वकीला के हवाले से? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस का रवैया सख्त है। आज भी आपको पता है किन को सुना गया? हुकूमत के वकला को सुना गया। अटॉर्नी जनरल किन का वकील है? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का वकील है, हुकूमत का वकील है। बल्कि उनसे पूछा गया क्या आप भी बाइकआउट कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं बीइंग अटॉर्नी जनरल और हुकूमत ये कभी बाइकआउट नहीं करती, ना ही मिसट्रस्ट करती है, मैं बिल्कुल पेश हूँगा और मैं अपने आर्गूमेंट्स करूँगा। और सारा दिन उन्होंने आर्गूमेंट्स किए। मजीद उन्होंने इरफान कादर साहब जो मुआविन खुसूसी थे कल तक, उन्होंने रिज़ाइन करके अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वकील के तौर पर पेश हुए। देखिए, नज़रिया ज़रूरत तो तब जिंदा करें हम जब ये 90 डेज़ की बजाय आप इलेक्शन को ले जाएं 9 महीने बाद या 1 साल 9 महीने बाद। ये आज वही इशू है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। ये जो जदून साहब फरमा रहे हैं ना, मैं आप उससे डिफ़र करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन से ये कहा और उन्होंने अपने पटिशनर के काउंसिल को कहा, अली ज़फ़र साहब जो बहस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले आप अपने क्लाइंट से ये गारंटी लें कि आप पटिशनर के तौर पर आए हैं, आप इलेक्शन के दिन के लिए, इलेक्शन का माहौल क्रिएट करने के लिए आप टेम्परेचर कम करें, एक दूसरे के साथ डायलॉग करें। उन्होंने डेट देने की बात नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि जाएं डेट तय करके आ जाएं, उन्होंने कहा डायलॉग करें। सियासी डायलॉग इसलिए करें ताकि इलेक्शन की जो दुश्मनियां, पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है वो कम से कम हो सके, एक दूसरे के साथ बैठ सकें, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सकें और इलेक्शन को स्मूथली एंड काम तरीके से हम अपने अंजाम को पहुंचाएं। देखें, आज भी 3 इश्यूज थे क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं फैसला कल सुनाऊंगा, उजलत में फैसला नहीं सुना सकता, अभी महफूज कर रहा हूं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये आखिरी मौका है कि आप दोनों इकट्ठे बैठ जाएं। आखिरी मौका, जो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं फैसला, ये वादे तौर पर मुझे नहीं लगता है कि फिनिश में, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू गेट दैट ऑन रिकॉर्ड। नहीं सना, आखिरी मौका इसलिए है कि आप डायलॉग करें, आप टेम्परेचर कम करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से आप जाएं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें, अपने अपने इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन के माहौल को स्मूथली करें, इलेक्शन को स्मूथली करें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, देखिए मैं एक बात बताऊं, आज भी उन्होंने अटॉर्नी जनरल को सुना, आज भी इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना, और क्या 3 ऑब्जेक्शन थे, 3 केसेस इशूज थे। नंबर 1, 90 डेज में इलेक्शन होने और नियरेस्ट टू 90 डेज, बिल्कुल ठीक है, किसी ने ये नहीं कहा नहीं होने चाहिए। नंबर 2, क्या इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार है कि प्रेसिडेंट की दी हुई डेट को चेंज करें? किसी वकील ने कहा, रिस्पोंडेंट साइड के वकील ने, यानी फेडरेशन और इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार है, एक लफ्ज़ नहीं बोला इन्होंने।
तीसरी बात सिर्फ आई है जिसके ऊपर डिस्कशन आज बाद में जारी रही, क्या सेक्रेटरी खजाना जो एडिशनल सेक्रेटरी पेश हुए वो उसकी रीजंस जस्टिफाइड हैं कि जी हम पैसे नहीं दे सकते। और तीसरी बात उसके साथ रिलेटेड थी कि सेक्रेटरी दिफा जो आए क्या वो नफरी नहीं दे सकते, क्या वो अगर एक दिन एक सूबे में इलेक्शन अगर नहीं करा सकते, इस बात की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इनके पास नफरी मौजूद होगी जब पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉयमेंट होगी। आज तो एक सूबे के लिए तो आप चारों सूबों से मंगवा सकते हो ना, आप जीबी और कश्मीर से मंगवा सकते हो, आप रिजर्व फोर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो, नेवी और एयरफोर्स से लोग भी ले सकते हो। और लेकिन अगर एक दिन में पूरे पाकिस्तान में होगा तो फिर आपकी नफरी कहाँ से आएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें थीं, इस वक्त जो इश्यूज़ थे वो कुछ और थे। देखिए इस वक्त नज़रिया ज़रूरत की बात इसलिए की जा रही है कि आज स्पीकर्स दोनों मौजूद हैं वहाँ कोर्ट में। वो स्पीकर्स ये कहते हैं कि हम कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, क्योंकि स्पीकर कभी वो नहीं होता अंटिल अनलेस नया इलेक्शन ना आ जाए, वो स्पीकर्स ऑफ द हाउस रहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा जो हाउस है वो 90 डेज़ के बाद ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इसको फिल होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डेंस विद लॉ, और उसके लिए आप प्रोसीजर करें और अडॉप्ट करें ड्यू प्रोसेस, और उसके लिए सारी बहस हो रही है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, शाहीन साहब मुझे अलाउ कीजिएगा, मैं एक मिनट, ठीक है, आई कम बैक टू जदून साहब। जी मैं जी देखें शोएब साहब कह रहे हैं कि जदून साहब मुझे जरा ये फरमा दीजिएगा। जी जदून साहब सवाल ले लीजिए। मैं कह रही हूँ कि ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग का जिक्र शोएब शाहीन साहब कर रहे थे, बड़ा अच्छा था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये वो कोर्ट है जिसमें शायद हमारे तमाम मीडिया के हजरात भी मौजूद थे, मैं तो नहीं थी, लेकिन जो वहां से टिकर्स आ रहे थे या जहां से जो भी रिपोर्टिंग हुई है, शायद मीडिया भी खिलाफ हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इतना स्मूथ था। मतलब अब ये आ गया है कि पैसे नहीं है, फिर वो रोस्ट्रम पे आके असद उमर साहब से भी सुन लिया उन्होंने, अकरम शेख साहब को नहीं सुना, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आप बाकी बुला लें तो क्या नेवी के F-16 तैयारे के लोग आ जाए, पायलट्स आके अब ये नफरी अंजाम देंगे। तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा सर। ठीक है। हेलो जी जदून साहब जी मैं बात करूं, मैंने कहा आप वक्फा ले लिया। अच्छा इस तरह है कि आप देखें जदून साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। अब पहले देखें ना, शोएब शाहीन साहब मौजूद थे जब पहले हियरिंग हुई है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि आप इस तरह करो, कुछ आगे ये चले जाएं, आप पीछे आ जाएं। उन्होंने कहा जी कोई डेट फिक्स करनी है तो आप आगे पीछे होके बाहर जाएं। फिर उन्होंने कहा जी अपनी पार्टी की लीडरशिप से आप कांटेक्ट करें और हमें 2 घंटे के बाद बताएं। 2 घंटे के बाद भी उन्होंने जी कहा जी नायक साहब ने कि जी जरदारी साहब से रब्ता नहीं हो सका, बहरहाल बात आगे चल गई। तो आज भी वही बात है। और फिर आज चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि जी कई लोगों ने ये सुना है कि जी अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन के दौरान कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो फिर उसके जिम्मेदारी तो मतलब बेंच पे आ जाएगी कि इन्होंने इलेक्शन कराया है। लेट द सेक्रेटरी डिफेंस कम विद अ सजेशन, कम विद अ प्लान जी कि उसके अंदर क्या क्या है। अब ये देखना नेवी से ले लें, फलाने से ले लें, पैसों का इशू है, ये चले पैसों का भी इशू नहीं है, तो असल चीज़ तो है सिक्योरिटी की है। और फिर इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन का काम है अंडर आर्टिकल 218 के इलेक्शन किस तरह फेयर होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, कि आया वो डस्के वाले इलेक्शन होंगे कि बक्से चुरा के ले गए हैं, या फिर जिस पार्टी को अगर वो मेजॉरिटी नहीं मिलती या वो इलेक्शन जीत कर नहीं आता तो वो किस तरह इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। बेसिकली तो ये इशू है। इलेक्शन कराना अगर करा भी लें तो कल को अगर असम्बली बनती है फिर दोबारा डिसॉल्व कर जाते हैं, क्या कोई गारंटी है इनके पास कि जी असम्बली दोबारा डिसॉल्व नहीं करेंगे, या इलेक्शन हो जाते हैं या इलेक्शन को ये पार्टियां एक्सेप्ट करेंगी। अब तो इस तरह ये माहौल जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन हो भी जाए, अगर 30 अप्रैल को वो कहते हैं इलेक्शन हो तो कोई ये पार्टी एक्सेप्ट करेगी। ये क्योंकि इलेक्शन का तो इनका ना कोई तैयारी नजर आ रही है, ना इनका कोई मूड है इलेक्शन में जाने का। और ये जो है अगर इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है तो इससे पोलराइजेशन बढ़ जाएगी। इलेक्शन कराना ही मकसद नहीं है। आपने देखा ना पोलिटिकल डायलॉग, जब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आप टॉलरेंस पैदा करें, आप एक दूसरे की बात सुनने का हौसला पैदा करें। अब हम एक दूसरे से अपोजिट हमारे व्यूज हैं, लेकिन हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और आगे वो तो खत्म हो गया, हौसला पैदा होने से पहले ज्यादा खत्म होता जा रहा है। सर ये फरमा दीजिएगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो मामला इस वक्त चल रहा है, क्योंकि पहले तो बहुत सैडली ये कहना पड़ता था कि जी हम कहते थे अदलिया एक ही चीज है, अगर हम कह रहे हैं हम अदलिया के साथ खड़े हैं तो हम अदलिया के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। अब हम जस्टिस काजी फाइज ईसा के लॉर्ड के साथ खड़े हैं या हम चीफ जस्टिस के लॉर्ड के साथ खड़े हैं। अब ये डिविजन माजरत के साथ इट्स वेरी वेरी सीरियस। अगर जहां सियासत होनी है वहां नहीं हो रही, जहां नहीं होनी चाहिए वहां हो रही है। ये देखें बिल्कुल, ये मैं तो इसको कैंडिडेटली, अगर कोई बंदा कहता है ना कि ये डिवीजन नहीं है तो वो कहते हैं ना उंगली के पीछे जो है वो सूरज को छुपा नहीं सकता। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन है और क्लियर कट डिवीजन है। और ये देखें आज का जो इंसिडेंट हुआ है कि एक जुडिशियल ऑर्डर को
एक रजिस्ट्रार अपने सर्कुलर से कैसे सस्पेंड कर सकता है या कैसे कह सकता है ये लागू नहीं हो सकता? एक जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा, चाहे आपको देखें ना, ये शोएब शहीन साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पेश होते हैं डेली, अगर कोई जजमेंट ऐसी आ जाती है उसको या आप रिव्यू करेंगे, या अगर वो आप कहते हैं जी ये एक 3 मेंबर बेंच है, वो 5 मेंबर बेंच है, या मतलब ऐसा बेंच है जिस भी लागू नहीं है, तो इसमें एक लार्जर बेंच बनता है, फिर जजमेंट इन पर क्यूरियम होती है, वो उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसको वे आउट निकालते हैं कि ये वाला ओवर राइट कर रहे हैं हम इस लॉ को या इस जजमेंट को। अब ये तरीका, कभी ऐसा तरीका हुआ है? शोएब शहीन साहब इसका सवाल का जवाब मेरे ख्याल में मेरे से इत्तेफाक करें कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, वो किस तरह जुडिशियल ऑर्डर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट रोजाना जजमेंट पास करती है, कोई ठीक होती है, किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं होती, लेकिन इसका कोई ऐसा तरीका है कि आप रजिस्ट्रार जो है एक 3 मेंबर बेंच का फैसला जो है अपने सर्कुलर से जो है वो खत्म कर दे, कहते जी इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो आज रजिस्ट्रार को कैबिनेट ने, उन्होंने काजी फैसल साहब ने खत लिख दिया, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड एवरी हियरिंग हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, मैं जाती हूँ। शोएब शाहीन साहब, ओवर टू यू, फरमा दीजिएगा। और दूसरा ये कि इस पर क्या बात हुई है कि अगर ये कंटेम्प्ट होगा या अगर इसको रिव्यू में जाते हैं तो फिर उसको रिव्यू में बड़ा बेंच बन सकता है, नहीं बन सकता, इस मौके पर नहीं बन सकता, लेकिन रिव्यू में क्या इस पर रोशनी डाली जा सकती है? क्या इसकी उम्मीद की जा सकती है? जी सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ओरिजिनल पिछली जजमेंट 3/2 वाली, उसके खिलाफ ये रिव्यू में नहीं गए। दैट जजमेंट हैज अटेन्ड फाइनलिटी, बल्कि इंप्लीमेंट हो गई। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी उसको ओके कर दिया और मैटर आगे चला गया, और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी दे दिया। फर्ज करो हम उस जजमेंट की बात करें, उसके खिलाफ ये रिव्यू नहीं आया। अब इस जजमेंट के खिलाफ भी अगर रिव्यू आता है, अव्वल तो पहले जजमेंट क्या आती है, अब डिपेंड्स कल जो भी फैसला आता है, इसके खिलाफ रिव्यू आएगा तो रिव्यू इसी बेंच ने सुनना है। उसके लिए लार्जर बेंच की रिक्वेस्ट तो ये कर सकते हैं या बड़े बेंच बनाने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो रिव्यू होता है वो बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। आप प्रैक्टिकली समझे 1% या 0.12% उनका चांस होता है, क्योंकि जो मिस्टेक है, ग्लेयरिंग मिस्टेक हो, ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड नज़र आ रही हो, ऑन द फेस ऑफ द जो रिकॉर्ड है, वो जिसको कहते हैं ना फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, नज़र आना शुरू हो जाना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिव्यू में कोई ऐसा सच कोई चांस होता है। और दूसरी बात है कि देखें, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, इश्यू तो क्रिएट किया गया है ना, नीयत नहीं है, जिसको कहते हैं ना खुए बदरा बहाना बेसियार। इनकी नीयत नहीं है इलेक्शन कराने की, बाकी तो कोई इशू नहीं है। देखिए, इलेक्शन 90 डेज के बाद अब क्या होगा? 90 डेज के बाद इंटरिम सेटअप खत्म हो जाता है, फिर क्या होगा? कौन चलाएगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उस पूरे मामले का थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स अंजाम देंगे। तो ये लोगों का एक हक है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करें, और उसके लिए इलेक्शन के अलावा कोई और तरीका नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने तो आगे कह दिया नहीं है, जुडिशरी में इत्तेहाद नहीं है और आवाम को वोट कार्ड चाहिए, ये कैसे होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, तमाम पाबंद हैं उसको अंडर आर्टिकल 189, 190, आर्टिकल 220 इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने का और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इंप्लीमेंट करने का। और अगर जो नहीं करेगा वो तौहीन अदालत भी होगी और तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन भी होगी। इस्तफसार के ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 मेंबर बेंच का फैसला मौजूद है, वोट स्टैंड्स नोवेयर। देखिए, काजी फाइसा साहब का जहां तक ताल्लुक है, काजी साहब ने जो 2 मेंबर बेंच ने फैसला दिया, 3 मेंबर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी आ रही है शोएब शाहीन साहब, बिल्कुल आ रही है। मुझे आवाज डिस्कनेक्ट हो गई जी, मुझे आ रही है मैडम, आपको मेरी आवाज? जी जी आ रही है सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी सना, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी शाहीन साहब, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। आपको आ रही है? जी जी सर। जी जी मुझे आ रही है। अच्छा देखें, पहली बात तो यह है कि जो काजी फाइसा साहब का फैसला है वो 2 मेंबर बेंच का फैसला है, क्योंकि उसमें 3rd मेंबर ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दी है। तो 2 मेंबर बेंच के फैसले के ऊपर जो सर्कुलर आया है, हम उसकी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, और अफसोस की बात है कि ये होनी नहीं चाहिए थी, ये पब्लिकली ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, इससे इदारे को नुकसान पहुँच रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो सर्कुलर जारी किया है विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 306 का रेफरेंस है, जिसके अंदर सो मोटो पावर एक्सरसाइज करना, आर्टिकल 184(3) की प्रोसीडिंग्स को किस तरह करना है, उसको रेगुलेट करना, वो चीफ जस्टिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो लिहाजा उसने ही ये फैसला करना है, उसने बेंच बनाना है। बाकी देखें, क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की डेट चेंज कर ले। वो सबने आज तस्लीम कर लिया कि उनको अख्तियार नहीं है।
दूसरा सवाल जगमोहन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत शुक्रिया। आई एम सो सॉरी दैट आउट ऑफ टाइम, बट अफसर साहब साबित अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आप मजीद बात करते हैं। हम अशतर और साहब का जब तक वेट कर रहे हैं, हमने सोचा कि ज़ाहिर शोएब शाहीन साहब की बात इनकम्प्लीट रह गई थी, तो शोएब शाहीन साहब अगर आप उसी बात को वहीं से शुरू कर ले जहाँ से खत्म हुई थी, क्योंकि आवाज़ का भी इशू हो रहा था। मैं चाहूंगी कि आप जरा इस पे जरा से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के ऑर्डर के हवाले से अगर ये केस सुना गया है और रजिस्ट्रार को जिस तरह से आज वापस भी तलब करने की बात हो गई है, काबीना में डिसीजन हो गया है, इससे आपको नहीं लग रहा कि मामला और डिफिकल्ट होने जा रहे हैं? क्योंकि अगर ये होगा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस और पिकिंग ऑफ मेंबर्स एज हायर कोर्ट मेंबर्स और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से लाते हैं, वो सारा जो हमारा तरीकाकार है वो फ्लॉड तो है। आप अग्री करेंगे इस बात से? देखिए, पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त का जो इशू है, ये ऑलरेडी काफ़ी अरसे से हमारा भी मुतालबा रहा है बार एसोसिएशन बार काउंसिल्स का कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस पे या ये जो आर्टिकल 184(3) है इसके अंदर कुछ चेंजेस लाई जाए, जो कि अभी बिल की सूरत में आई है, जो गो कि हम उससे इत्तेफाक नहीं करते दो हवाले से कि ये अगर चेंजेस लानी थी आर्टिकल 184(3) में या 184 में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि उसमें रेट्रोस्पेक्टिव उसका इफ़ेक्ट दे दिया गया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है, इसलिए कि जब एक चीज़ इशू फाइनलिटी अख्तियार कर गया है, मसलन एक फ़ैसला हो जाता है तो किसी के हक़ में होता है, किसी के ख़िलाफ़ होता है। जिस पार्टी के हक़ में होता है वो उसका एक राइट एक्रू हो जाता है। आज अगर आप 10 साल बाद 20 साल बाद अगर किसी को आप अपील का हक़ दे देंगे, जबकि उस वक्त एक रिव्यू का प्रोविजन मौजूद थी, तो वो बेसिकली उस फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ चली जाएगी। ये तो एक दो चीज़ें हैं। बाकी एक हमारे काबिल अफसोस है, हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये तकसीम नहीं होनी चाहिए थी। ज़ाहिर सीनियर प्यूनी जज हैं काजी फाइज़ साहब, बड़े ऑनरेबल जज हैं और अभी वो जज चीफ जस्टिस बनने वाले हैं अभी 4-5 महीने बाद, 5.5 महीने बाद, तो उन्हीं का नंबर है। तो अब नेचुरली ये एक तकसीम तो है जो हम समझते हैं, लेकिन 2 ऑनरेबल बेंच का जो फैसला है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 184(3) आज वो पढ़ के सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको कंसीडर करेंगे। अब वो कंसीडर करने के बाद जो मौजूदा बेंच सुन रहा है वो क्या फ़ैसला करता है डिपेंड्स, और क्या उसकी इंटरप्रिटेशन करता है डिपेंड्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने उस सर्कुलर में, रजिस्ट्रार के उस सर्कुलर में ऑर्डर किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि उस जजमेंट का रेफरेंस है कि 2022 वाली जो जजमेंट है जिसमें 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है कि सुओ मोटो किस तरह लिया जाएगा, 184(3) की प्रोसीडिंग्स किस तरह होगी, जिसमें चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा गया है। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इशू नहीं है, इसमें तमाम ये इसमें जो मौजूदा इसमें जज बैठे हुए हैं, इसमें से 80% वो जज साहिबान हैं जो नीचे हाई कोर्ट में अपने अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जिसमें बदियाल साहब रहे, इजाज उल हसन साहब रहे, काजी फाइज़ साहब रहे, मंसूर शाह साहब रहे, बाकी बहुत सारे जज हैं, या अफरीदी साहब रहे, ये सारे चीफ जस्टिस अपने हाई कोर्ट में रहे हैं। वहाँ हाई कोर्ट में भी यही तरीक़ाकार है, वहाँ भी इसी तरह जिसको आप कहते हैं ना वन मैन शो, वहाँ भी वन मैन शो होता है। चीफ जस्टिस जो है वो रोस्टर बनाता है, चीफ जस्टिस फिक्सेशन ऑफ बेंचेस करता है, चीफ जस्टिस ही सारे केसेस साइन करता है, और उसके बाद वही तरीक़ाकार यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जो आज तक सुप्रीम कोर्ट रूल जो बनाए हुए हैं अंडर आर्टिकल 191 उसी के मुताबिक है कि चीफ जस्टिस ये साइन करता है। आज तक ये डिस्क्रिशन है चीफ जस्टिस की। और काजी साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि केसेस रोक दिए जाएं अनटिल अनलेस कि हम 191 के तहत रूल्स अमेंड ना कर लें। वो ज़ाहिर रूल्स अमेंड करने का अख्तियार वो है फुल कोर्ट को है। वो फुल कोर्ट जब बैठेगी, उसकी कोई मीटिंग होगी, उसके अंदर रूल्स किस तरह अमेंड करते हैं, क्या को लाहेमल बनाते हैं। लेकिन ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए है। इस वक्त ये एक इशू ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक इशू के ऊपर जजमेंट आ चुकी है, और उस जजमेंट के बाद प्रैक्टिकली एक तो यह है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन है, दूसरा यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पावर एक्सरसाइज की हैं वो दुरुस्त की हैं कि गलत की हैं। और ये सारी चीज़ें अब इंटरकनेक्ट होकर ये सारी जजमेंटें सामने आ गई हैं, ये सारे आर्डर्स भी सामने आ गए हैं। अब ये एक आस्पेक्ट है जो काजी फाइज़ साहब ने रजिस्ट्रार वाले इशू पे ऑर्डर किया है। अब ये तो हो गया है काजी साहब वाला, और वो इशू के जो रजिस्ट्रार के साथ और वो जो 184(3) के मुताबिक रूल्स क्या बनने हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। ये एक केस अलग से चल रहा है। शाहीन साहब ये फरमा दीजिएगा कि अगर तो लेट्स मूव ऑन, अगर हम मूव ऑन करें, ठीक है।
ओके, लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट होना चाहिए। यही फरमा दीजिएगा कि ये जो मामला है इस वक्त के, अब मुझे तो आइन में नहीं दिखता कि अगर आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराते तो फिर सजा का तयन क्या होगा। अगर आप समझा दीजिए, कंटेम्प्ट अगर लगता है, ये कंटेम्प्ट किस तरह लग सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है तारीख में, और जिन्होंने किया है ला महदूद मुद्दत के लिए इंतखाबात ना कराना, वो तो जाहिर है अनटचेबल्स रहे हैं इस मुल्क में, लेकिन इनके साथ क्या हो सकता है लीगली? ये कह रहे हैं कि हम 2 प्राइम मिनिस्टर को घर भेज चुके हैं, तीसरा भी जाएगा, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आप फैसला करें, इंप्लीमेंट हम करवाएंगे, आप डरे ना। मतलब ये जो सपोर्ट है चीफ जस्टिस के लिए वेल एंड गुड, लेकिन इस तरह से कहना कि हम इंप्लीमेंट करवाएंगे, मतलब उनका क्या रोल रहेगा इंप्लीमेंट करवाने में? मतलब क्या करेंगे, समथिंग लीगल और इलीगल? और ये भी फरमा दीजिएगा कि इसकी सजा क्या होगी या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो नहीं हो सकता कि जज साहिबान या चीफ जस्टिस साहब का जो बेंच है वो इस बात से डर के और खौफ क्रिएट करके बैठ जाए कि मैं फ़ैसला दे रहा हूँ कानून और आइन के मुताबिक, हो सकता है कल इम्प्लीमेंट हो या नहीं हो। कई फैसले हैं जो सम टाइम इम्प्लीमेंट नहीं होते वक्त पे, बाद में जाकर इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जजेस के ऊपर जो जिम्मेदारी है कि आइन की अमलदारी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने की, वो अपनी बात से सिर्फ इस बात पर बरी ज़िम्मा हो जाएँ कि हमारा फ़ैसला पता नहीं माना जाएगा कि नहीं। आइन के मुताबिक अपना फ़ैसला दे देना है। अब एग्जीक्यूशन करनी है कंसर्न फोरम्स ने। अब कंसर्न फोरम में इलेक्शन कमीशन ने कहा जी मुझे 2 चीज़ों का प्रॉब्लम है, मुझे अगर ये फंड्स आ जाए, मुझे नफरी आ जाए, मैं तो इलेक्शन कराने को तैयार हूँ, मेरे लिए किसी किस्म की कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के लिए 2 इदारों के सरबराहान को बुलाया गया। एक फिनांस के एडिशनल सेक्रेटरी को बुलाया गया, वो कहते हैं जी बीमार हैं तो एडिशनल सेक्रेटरी साहब आ गए, लेकिन उसने वो जो राइटिंग में लिख के लाए थे उनके पास कोई ढंग की या कोई रीज़नेबल जस्टिफिकेशन नहीं थी कि क्यों हम फंड्स नहीं दे सकते। बल्कि असद उमर साहब से जब सवाल किया गया कि जी आप पटिशनर साइड जो सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा है उसका जवाब दें, तो उसका जवाब देते वक्त उन्होंने फिर उसको वजाहत पेश की और कोर्ट वाज कन्विंस्ड कि ये सिर्फ बहाने हैं, ये बात नहीं है कि अब आपके पास फंड्स नहीं है। दूसरी बात थी डिफेंस के इशू पे, उस पर सीरियस थी कोर्ट, और कोर्ट ने यही कहा है कि हम इसमें सीरियस हैं, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी इशू क्रिएट हो। आप बताएं जी, आप राइटिंग में लाएं कि फिर उसी में ही ये सवाल आया कि कैसे मुमकिन है कि आज आपके पास नहीं है, वो नफरी आपको 8 अक्टूबर को मिल जाएगी और उसके वक्त सारे हालात ठीक हो जाएंगे, सिक्योरिटी के मामला भी ठीक हो जाएंगे। और अब देखें ना, एक क्वेश्चन एक रेज होता है, जब आप एक सूबे में इलेक्शन कराने के लिए आपके पास नफरी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कराने के लिए नफरी कहाँ से आएगी? अभी तो आप 3 सूबों से आप हायर कर सकते हो, बुला सकते हो, 1 दिन की ड्यूटी ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। मतलब है कि उनकी नीयत नहीं है, इसलिए उनको कहा कि उन्होंने कहा जी हम इन कैमरा आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं। उन्होंने कहा जो कुछ कहना है आप इन कैमरा बेशक सील फॉर्म में हमें आप दे दो, हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस अगर होंगे तो आपसे फिर करेंगे। तो बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये एक फैसला देने के बाद कोई इदारा इंप्लीमेंट नहीं करेगा, और जो शख्स नहीं करेगा, मसलन कैबिनेट मना कर देती है कि हम पैसे नहीं रिलीज़ करते, तो ज़ाहिर है उसका कैबिनेट का जो सरबराह है प्राइम मिनिस्टर, ही विल बी सैक। और इसी तरह अगर आप कहते हो कि सेक्रेटरी ख़जाना जो है वो रोक लेता है समरी, वो नहीं पैसे रिलीज़ करता, इसी तरह सेक्रेटरी डिफेंस कोऑपरेट नहीं करता, हूसोएवर विल नॉट कोऑपरेट विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और ये अलग बात है कि देखें ये आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है, तो इसका मतलब है फिर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज हो सकती हैं। और जहाँ तक दूसरी बात है कि देखें माजी में जो कुछ हुआ, माजी में उस वक्त आइन मुअत्तल था आपका, आज आइन मुअत्तल नहीं है। या तो हम कह दें कि ठीक है सिविलियन मार्शल लॉ लग गया है, आइन की किसी एक शक को मानेंगे, 4 शक को नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी है, जब हम आ जाएं। आज असल मसला ये है, कोर्ट ये कह रही है कि आज अगर हम ये प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं कि आप 9 महीने बाद इलेक्शन कराओ, इस बात की क्या गारंटी है आप 1 साल 9 महीने बाद कराओ, फिर अच्छा इस साल को, इस इलेक्शन को भी छोड़ दें, इसके बाद जब भी कोई इलेक्शन होगा उसके लिए तो इशू क्रिएट करना है। गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं हमारे पास फंड्स नहीं है, हम नहीं देते। जब भी कोई इशू आएगा वो कहेंगे कि नहीं जी हमारे पास तो नफरी नहीं है, हम नहीं देते। तो क्या होगा फ्यूचर में? ये तो क्या अच्छा ये बता दें, अगर शहबाज शरीफ साहब को डिसमिसल इसके कॉन्सिक्वेंस है, अगर शहबाज शरीफ का डिसमिसल इसका कॉन्सिक्वेंस है, तो कॉन्सिक्वेंस चीफ जस्टिस साहब के लिए क्या है? क्या जो डिवीजन है वो कुछ तरह कोई ऐसा उनके पास ऐसा होता है कि पावर के वो कोई मतलब अगर मेजोरिटी में हो तो कैन दे ब्रिंग अबाउट समथिंग लाइक अदम एतमाद या समथिंग ऐसा, कोई उनके पास भी कोई है वे आउट? नहीं, देखें सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बाय कॉन्स्टिट्यूशन वो चीफ जस्टिस बनता है, जो सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा।
वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला काम नहीं है कि जो पिछले 5, 8, 10 में से जिसको चाहो आप बना दो। डिस्क्रिशन नहीं है वहाँ। कॉन्स्टिट्यूशन ने, हाई कोर्ट में भी यही है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही है, जो एक दिन के लिए भी बनेगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। आपने पेशावर में देखा एक इंसाफ ऐसा हो कि जो होता हुआ दिखाई भी दे, लेकिन इस वक्त इंसाफ तो खैर क्या ही होगा कि इस वक्त जो साफ हो रहा है रास्ता बाकी सारे मामलात के लिए जो कि अनडेमोक्रेटिक भी होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी होंगे, हम क्या आवाज़ दे रहे हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस को, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो डिवीज़न है जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ बड़ी डिवाइड नज़र आ रही है। अदलिया का जो हुक्म है वो हतमी होना चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए और आर्मी जो है वो अपने अपने एरियाज में उनको काम करना चाहिए। ये है असल शरई जो है, किस तरह से आप रूल करते हैं इस पाकिस्तान को, इस मुल्क को।